So, hello everybody, welcome to the lecture. And in today's class, in the today's lecture, we are going to start with the research in anthropology. हम रिसर्च के बारे में जो है रिसर्च मेथड आपके सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है जो थ्योरीज़ के बाद जनरली पढ़ा जाता है। वैसे तो इसको जो है वो सारी की सारी जब एंथ्रोपोलॉजी ख़त्म हो जाती है, जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, तो ये आपके पास जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाला चैप्टर है और आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी द रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं और ये जो आपके पास रिसर्च मेथड वाला चैप्टर है, इसको सबसे एंड में पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि जब आप इस रिसर्च मेथड को सबसे एंड में पढ़ते हो तो एक अलग तरह की जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो डेवलप होती है। बट एनीवेज, we have already done the theory section and I am considering you as the veteran players कि कम से कम आपने एक बार जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रखा होगा, आपने एक बार जो है वो इसका सिलेबस ज़रूर जो है वो कर रखा होगा। सो वी आर डीलिंग विद दिस रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी और the what I call the methods in anthropology. So this is the day 10th, the research in anthropology. सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दी PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं देन यू हैव टू डाउनलोड दी O2IS Academy ऐप। आप O2IS Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए। इन द स्टोर सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स। आपको ये जो है वो कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज। जो भी हमारे PDFs होंगे इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, वो सारे के सारे जो है वो आपके पास इसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस इन दी फोर्थ कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, ये जो हैं वो आपके पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ से जैसे वीडियो सीरीज़ आप देखते आ रहे हो या फिर आपके पास जो है लेक्चर्स आप देखते आ रहे हो, तो लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपने ये देख लिया होगा कि पहले हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसिडर करने के बाद उनमें से जो है वो थीम्स निकालने के बाद जो है देन वी ट्राई टू सी द कंटेंट। फिर जो है वो हम कंटेंट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आपके पास जो पहली थीम है वो है दी टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि आपसे जो है वो टेक्निक से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, तो आपके पास टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन लाइक पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इट इज़ अ टेक्निक, और ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन दे आर ऑल्सो द टेक्निक्स। इंटरव्यू मेथड, आपके पास जो है वो इंटरव्यू मेथड हो गया, जीनोलॉजिकल मेथड्स हो गया। ठीक है, आपके पास केस स्टडी मेथड हो गया। सो दे आर द इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ये आपके पास जो है दे आर द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। फिर उसके बाद दूसरा जो आपके पास थीम निकल के सामने आता है वो है एथनोग्राफी का थीम। ठीक है, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी। देखिए बार बार आपसे जो है वो ये शब्द पूछे जाते हैं, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी, एथनो साइंस, फिनोमेनोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के सामान आप जो है वो रख सकते हैं। बस खाली इतना डिफरेंस है कि आपके पास एथनो साइंस, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी और आपके पास जो एथनो साइंस है ये थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन करती है। लिबरल इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब क्या है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बिलीव करती है। ठीक है, जब हम कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी कर रहे थे तब एक प्रिंसिपल आया था दैट सिमेंटिक थ्योरी कहती है कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक सिमेंटिक थ्योरी के अंदर जो है वो आपके पास ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप था, एक कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल था। बस डिफरेंस इतना है कि फिनोमेनोलॉजी के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बाकी एग्जैक्टली जो है वो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, बाकी आपके पास मेथडोलॉजी वगैरह इनकी आप जो है वो सेम लिख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं।
प्रिंसिपल इनके बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं ये। ठीक है, जब आपके पास एथनो साइंस आ जाए, जब आपके पास जो है वो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी आ जाए, जब आपके पास फिनोमेनोलॉजी आ जाए, जब आपके पास कॉग्निटिव साइंस आ जाए, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी आ जाए, दे ऑल आर सेम। उसके अंदर जो हाइपोथेसिस हैं, जो आपके पास मेथडोलॉजीज मैंने कराई हैं, जो आपके पास अप्रोचेज मैंने करवाई हैं, दे ऑल आर सेम, वो सारी की सारी सेम है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी के अंदर भी आपके पास जो है वो हैरल्ड कॉन्कलिन का और आपके पास जो टाइलर का नाम जो है वो आ जाएगा एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी के अंदर। एथनो साइंस के अंदर भी जो है वो दोनों का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिनोमेनोलॉजी के अंदर जो है वो हार्डिंगर और आपके पास हार्डिंगर जैसे कुछ फिलोसोफर का जो है वो नाम आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कॉन्क्लिन वगैरह का फिर भी आएगा, क्योंकि फिनोमेनोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो उन्होंने ही एक विशेष जगह जो है वो दिलाई है। ठीक है, कॉन्क्लिन वगैरह का नाम आएगा, लेकिन फिनोमेनोलॉजी बिकॉज इट्स अ फिलोसफिकल ट्रेडिशन, ये एक बहुत ही फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, तो हार्डिंगर वगैरह का नाम जो है वो इसके अंदर जो है लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो इट ये जो है वो फिनोमेनोलॉजी इट इज़ मोर रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट, जो आपके पास एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी के अंदर आया था। ठीक है, हार्डिंगर ने जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी दी थी, तो इसके अंदर जो है वो हार्डिंगर वगैरह का नाम जो है वो लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी जो है वो तीनों के अंदर जो है, चारों के अंदर जो है वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूपीएससी का ये एक मैंने पैटर्न देखा है, ये एक मैंने पैटर्न स्टडी किया है कि जब यूपीएससी कुछ चीज़ आपसे पूछने लगती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूपीएससी बार बार जो है वो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, बार बार एक कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी को अलग अलग नाम से जो है वो लेके बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि सब्सटेंशियलिस्ट और फॉर्मलिस्ट डिबेट से क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी पूछेगी उस वहीं से क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा जो है वो लहजा जो होगा इनका वो बदल जाएगा। ठीक है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछना वहीं से है क्वेश्चन इन्होंने। ठीक है, लेकिन अगेन क्वेश्चन पूछने का जो इनका लहजा है वो जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो उसको थोड़ा सा ट्यून कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी आ गया, कुछ नहीं है आपके पास वही है। जो आपके पास फिनोमेनोलॉजी आ गया, 2019 के अंदर फिनोमेनोलॉजी पूछा गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2020 के अंदर एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी पूछ लिया गया। 2018 के अंदर या फिर 17 के अंदर जो था आपके पास ये क्वेश्चन आया था, एथनो साइंस के ऊपर क्वेश्चन आया था। पहले आपके पास कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा था। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि आपके पास कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। ठीक है, सोशल साइंसेस को इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो गेटिंग द पॉइंट, मतलब आपके पास मटेरियल इतना सही है, मटेरियल हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट यूपीएससी का जो पूछने का तरीका है वो वो जो है वो अलग हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, बस दैट इज़ इट। और जो है वो ज़्यादा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी वी हैव ऑलरेडी डन इन कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद फिनोमेनोलॉजी, ये भी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है, बस आपको जो है वो नाम लिख, क्योंकि ये फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, तो थोड़े बहुत फिलोसोफर जैसे आपके पास एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर हैं हार्डिंगर, उनका नाम जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से शुरू करोगे, फिर से जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो एग्जैक्ट ज़्यादातर जो है वो आपके पास सेम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हाउ हैव द इंटरप्रिटेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इट चेंज्ड फ्रॉम द क्लासिकल टू द कंटेम्प्रेरी राइटिंग इन द एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट। अगेन जो है वो आपके पास एथनोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया कि एथनोग्राफी का जो है वो एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए, एथनोग्राफी का एवोल्यूशन और आपके पास फील्ड स्टडी ट्रेडिशन का जो एवोल्यूशन है वो हैंड टू हैंड चलता है। तो फील्ड स्टडी के अंदर भी हम नेचुरलिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है वो एवोल्यूशनिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है वो फिर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो इंटरप्रेटिव अप्रोच के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो है वो एथनो साइंस के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। मेजर 5 पड़ाव आते हैं आपके पास जो है ट्रेडिशनल
और जो आपके पास जो है वो फील्ड वर्क के ट्रेडिशन के अंदर ये 5 पड़ाव हम ज़रूर लिखते हैं जब हमें फील्ड वर्क की एवोल्यूशन के बारे में या फिर फील्ड वर्क ट्रेडिशन के बारे में पूछ लिया जाए। ये 5 पड़ावों को लिखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या पूछा जा रहा है, एवोल्यूशन ऑफ एथनोग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ एथनोग्राफी के अंदर भी हम इन्हीं 5 पड़ावों को जो है वो लिखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो है वो पहले बहुत ही सैल्वेज काइंड ऑफ एथनोग्राफी या फिर बहुत ही यूरोसेंट्रिक एथनोग्राफी, मैं कह दूँ सैल्वेज तो फिर भी ठीक है, यूरोसेंट्रिक एथनोग्राफी होती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपके पास जो है जो आपके पास एथनोग्राफीज़ हैं वो बदलना स्टार्ट हुई, ठीक है। सो वो है आपके पास क्वेश्चन, इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन लिखना है। फिर ग्लकमार्क आए, उन्होंने जो है वो आपके पास एक कन्फ्लिक्ट एथनोग्राफी का कंसेप्ट दिया, बीच में फेमिनिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो सोशोलॉजी के अंदर चीज़ें चले जाती हैं। लेकिन क्लिफर्ड ग्रीट्स का जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है, इंटरप्रेटिव एथनोग्राफीज़ हैं, उनको लिखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी आ जाती है, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी, और आपके पास एथनो साइंस आ जाती है, ठीक है। तो वो जो है वो आपको जो है वो लिखने की ज़रूरत है। डिस्कस द फिनोमिनोलॉजी एज अ रिसर्च मेथड इन द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़, अगेन इट pertains टू द एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी और इट pertains टू दी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। बस एक जो सिमेंटिक थ्योरी के अंदर हम एक पॉइंट कल हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है सिमेंटिक थ्योरी के अंदर, याद करो, ठीक है। तो सिमेंटिक थ्योरी के अंदर हम इस पॉइंट को, इस प्रिंसिपल को एक बताते हैं, तो वो प्रिंसिपल ये रिकोगनाइज नहीं करते, बस सिमेंटिक थ्योरी को छोड़ देना, बाकी सारा कुछ लिख देना, ठीक है। बाकी आप एज इट इज़ जो है वो हाइपोथेसिस वगैरह के अंदर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या आया, उसके बाद एक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आपको, आई थिंक कल ये छोटा सा सेगमेंट जो है वो रह गया था। एनीवेज आप अपना जो है वो पीपीटी खोलो, पीपीटी के अंदर जो है दोनों का मैंने मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रखा है कि फिनोमेनोलॉजी के जो फील्ड है, जो आपके पास एथनो साइंस का फील्ड है, दोनों लोगों का, टाइलर का भी और कॉन्क्लिन का, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ठीक है। बस कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बार याद रखना उनका। बाकी हाइपोथेसिस वगैरह जो हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो वैसे की वैसे आएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक कल जो है वो टेक्निक के 2-3 जो चीज़ें हैं थी वो रह गई थी। सो आई विल मेक अ पीडीएफ, और पीडीएफ जो है वो मैं आपके रिसोर्स सेक्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो वो उस पीडीएफ से जो है वो आप टेक्निक्स देख लेना कि बिकॉज देयर आर बहुत यूनिक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जब हम फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं, या फिर जब हम एक्सपीरियंशियल, दिस इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल, गलत लिखा रखा है, एक्सपीरियंशियल। तो आपके पास जब हम एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी की बात करते हैं, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एथनो साइंस की बात करते हैं, तब आपके पास टेक्निक्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी टेक्निक्स यूनिक हैं, ट्रायड मेथड जैसी टेक्निक्स ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू का ये एनालिसिस भी थोड़ा सा जो है वो डिफरेंटली करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिखना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई विल शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ, और जो है वो आपके पास एक बार पीडीएफ जो है वो आपके रिसोर्स सेक्शन के, जो बच्चे यूट्यूब वगैरह के ऊपर देख रहे हैं, रिसोर्स सेक्शन के अंदर भी मैं डलवा दूंगा उसको, ठीक है। तो आपके पास जो है ये मिल जाएगा आपको। देन इवेल्युएट द पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास जो है वो तीसरा थीम जो है वो निकल के सामने आता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैसे तो ये पहले थीम के अंदर ही आ जाता है जहाँ पे हम टेक्निक्स के बारे में करते हैं। जो आपके पास 3 जो है वो सबसे मेजर टेक्निक्स को जो है वो आपको लिखना है, 3 मेजर टेक्निक्स को रट के जाना है, क्योंकि इन 3 मेजर टेक्निक से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आता है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लेवल्स होते हैं और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के लेवल्स होते हैं, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के अगेन यू हैव द टाइप्स। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एक मेथड जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है या फिर ऑब्जर्वेशन की टेक्निक होती है। एक जो है वो आपके पास केस स्टडी की टेक्निक होती है, 2 की बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। एक जो है वो जीनोलॉजी से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3 जो हैं वो आपके पास मेजर टेक्निक्स हैं। बाकी टेक्निक्स चाहे आप बैक एंड के ऊपर रख लीजिए, जनरल पॉइंट्स याद कर लीजिए, लेकिन ये 3 टेक्निक्स के बारे में आपको जो है वो इसकी टेक्निकलिटी के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी जानबूझ के ऐसे सवाल पूछता है जिसमें आपके पास टेक्निकलिटी को लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस स्टडी मेथड जब आप लिख रहे हो तो इसके अंदर टेक्निकलिटी लिखोगे। आप पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड लिख रहे हो, उसका क्लासिफिकेशन लिखना, आपके पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन लिखना, दीज थिंग्स आर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फंक्शनलिस्ट का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है फील्ड वर्क ट्रेडिशन। सॉरी, फील्ड वर्क ट्रेडिशन। ठीक है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन का सिग्निफिकेंस पूछा जा चुका है और एवोल्यूशन पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए जेनोलॉजिकल मेथड फिर से आ गया, केस स्टडी मेथड फिर से आ गया, फील्ड वर्क ट्रेडिशन फिर से आ गया। यानी कि अगर आप फील्ड वर्क ट्रेडिशन करके चले जाते हो इस चैप्टर के अंदर, अगर आपने फील्ड वर्क ट्रेडिशन अच्छे से कर लिया, देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, बट अगेन ये आपके पास एक रिवीजन कोर्स है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम से कम मास्टर जो है वो आप प्रेपरेशन कर लो इसकी। तो आपके पास फील्ड वर्क ट्रेडिशन आ गया। फील्ड वर्क ट्रेडिशन के बाद आपके पास जो है वो 3 तरह के अहम मेथड्स आ गए या फिर 3 तरह के अहम टेक्निक्स आ गए। टेक्निक्स कह लूँ, टेक्निक इज़ बेटर। ठीक है, तो 3 तरह के आपके पास टेक्निक्स आ जाते हैं, जीनोलॉजिकल मेथड और जीनोलॉजिकल टेक्निक, केस स्टडी मेथड और केस स्टडी टेक्निक, और ऑब्जर्वेशन मेथड और आपके पास ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ठीक है, यहाँ से जो है वो मेजरली जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और टेक्निक होती है शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर टेक्निक। वहाँ से भी क्वेश्चन एक आ चुका है 2009 के बाद से जो है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एनीवेज वी विल कवर दैट ऑल्सो, उसको भी जो है वो कवर कर लेंगे हम। ठीक है, सो दीज थिंग्स दे आर इम्पॉर्टेंट। फील्ड वर्क ट्रेडिशन, आपके पास एथनोग्राफी, और ये जो है वो 3 टेक्निक्स। ओके, तो फिर से जो है वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। दिस क्वेश्चन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ आर्कियोलॉजी। ये आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, गलती से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आपके पास, मतलब आर्कियोलॉजी का जो पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्कियोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजी। तो ये जो आपके पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, ठीक है, तो ये जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं दे आर परफॉर्म्ड इन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के अंदर हम इसको करेंगे कि किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। मैं डायग्राम्स बनवाऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे परफॉर्म करके इन चीज़ों को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर मेथड। देन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन 2007, लेकिन उसके बाद जो है वो क्वेश्चन ये जो है ज़्यादातर पूछा नहीं गया। आपके पास है क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिविस्ट एंड द नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बट आज की क्लास के अंदर इसको नहीं करेंगे हम, जो है वो अगली क्लास के अंदर जो है वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देन 2004 के अंदर जो है वो पार्टिसिपेटरी रैपिड असेसमेंट के बारे में, PRAs के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2004 के बाद पूछा नहीं गया, लेकिन प्लीज़ डू इट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फील्ड वर्क की डेवलपमेंट के ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर फिर से क्वेश्चन जो है 1996 के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, सो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 तो आपके पास बहुत मेजर टेक्निक्स हैं। पहली है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ठीक है, दूसरी टेक्निक है आपके पास केस स्टडी टेक्निक, तीसरी है जीनोलॉजिकल मेथड और जीनोलॉजिकल टेक्निक। फिर आपके पास आ जाती है क्वेश्चनेयर टेक्निक और आपके पास इंटरव्यू टेक्निक, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू टेक्निक। फिर आपके पास आ जाती है पार्टिसिपेटरी रैपिड असेसमेंट, PRAs। पार्टिसिपेटरी रैपिड असेसमेंट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक है, ये काफ़ी हद तक ये इंडिया स्पेसिफिक है।
तो सोशोलॉजिस्ट आपके पास अलग अलग तरह के, जैसे एस.सी. दुबे थे, तो आपके पास बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने, एम.एन. श्रीनिवास ने भी, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने जो है ये टेक्निक को जो है वो पार्टिसिपेटरी रैपिड असेसमेंट टेक्निक को जो है वो बना, मतलब जो है वो अप्लाई किया था अपने फील्ड वर्क के अंदर। ठीक है, तो वो जब रामपुर वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो इसको अप्लाई करके जो है वो देखा था। ठीक है, तो अगेन पार्टिसिपेटरी रैपिड असेसमेंट PRAs के अंदर अगेन थोड़ा सा आपको जो है टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रैपिड असेसमेंट इट इज़ जस्ट लाइक द फील्ड वर्क। ये बिल्कुल जो है वो आपके पास फील्ड वर्क जैसी होती है, बिल्कुल फील्ड वर्क जैसी होती है, बट ऐसा होता है कि जैसे रैपिड असेसमेंट, ठीक है, जो आपके पास टाइम होता है वो थोड़ा सा कम दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़े से इसके अंदर जो है वो टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, दैट इज़ इट। बाकी इस चैप्टर से जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं पूछी गई हैं। ये चैप्टर उतना एक्सटेंसिव नहीं है जितना हम सोशोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर थोड़ा सा जो है वो इसका स्कोप जो है इस चैप्टर का थोड़ा सा लिमिटेड जो है वो रखा गया है। सो चलिए, सो विल ट्राई टू सी दैट हाउ द एवोल्यूशन ऑफ द फील्ड वर्क इट हैज़ हैपन्ड। आपके पास फील्ड वर्क का जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है। ठीक है, सो इसको हमने देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का एवोल्यूशन और फील्ड वर्क का एवोल्यूशन जो है आपके पास साथ साथ चलता है। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि आपके पास एंथ्रोपोलॉजी और या फिर आपके पास सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और आपके पास जो है वो सोशोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो जो सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर और पर्टिकुलरली सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो एथनोग्राफीज़ को और फील्ड वर्क को जो है वो सबसे बड़ी अहमियत दी गई है। ठीक है, सो हम साथ के साथ जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट देखते जाते हैं और साथ के साथ जो है वो आपके पास फील्ड वर्क ट्रेडिशन का जो है कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसको भी देखते रहेंगे, क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट पैरेलल हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट भी वैसा ही हुआ है, आपके पास फील्ड वर्क का भी वैसा ही डेवलपमेंट होता रहा है। ठीक है, तो आपके पास पहला था फॉर्मेटिव एरा ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर कुछ आपके पास बहुत क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जैसे आपके पास जो है वो फ्रेजर हो गए। ठीक है, फ्रेजर हो गए, फ्रेजर ही बिलोंग टू द फॉर्मेटिव एरा ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इन लोगों ने जो है वो कोई भी आपके पास जो है वो कोई भी एम्पिरिकल स्टडी जो है वो कोई भी फील्ड वर्क नहीं किया। इन्होंने लोगों के ट्रेवलॉग्स पढ़े, लोगों ने जो काम कर रखा था उन चीज़ों को पढ़ा, और फिर जो है वो आपने उन लोगों से जो है वो, जैसे फ्रेजर हैं, उन लोगों से लेके जो है वो उन्होंने अपनी थ्योरीज़ को जो है वो डिवाइस किया। ठीक है, तो इनको एक चर्चित नाम है आर्म चेयर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इस एरा को हम कहते हैं दैट दिस इज़ द एरा ऑफ द आर्म चेयर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कुछ फ्रेजर जैसे, स्लिगमन जैसे आपके पास कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनको हमने आर्म्ड चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताया, और वो जो है दे आर फ्रॉम द फॉर्मेटिव एरा ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी एरा आता है। एवोल्यूशनरी एरा इट इज़ वेरी पैरेलल टू द फॉर्मेटिव पीरियड। ठीक है, DJ रेंडो पोर्चुगल एक आपके पास सोशल साइंटिस्ट थे, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो कह नहीं सकता। ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो उन्होंने पहली बार फील्ड वर्क की जो है वो गाइड बनाई। ऑब्वियसली ऐसी किताब पहले बहुत ही डॉर्मेंट, मतलब ज़्यादा जो है वो इट वाज नॉट पॉपुलराइज्ड, बट धीरे धीरे जो है आपके पास सोशल साइंसेस के अंदर जो है, जो DJ रेंडो ने जो किताब लिखी थी, जो गाइड लिखी थी फील्ड वर्क के लिए, वो जो है धीरे धीरे से जो है पॉपुलराइज होना स्टार्ट हुई। तो एक जो आपके पास बड़ा पड़ाव आता है वो ये आता है कि एक 18th सेंचुरी के अंदर जो है DJ रेंडो जो है वो आपके पास एक गाइड लिखते हैं फील्ड वर्क की। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो चार्ल्स डार्विन जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ लिखते हैं 1859 के अंदर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ जो है वो चार्ल्स डार्विन की किताब आती है, उनकी पब्लिकेशन आती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास पॉजिटिविस्ट्स जो हैं, पॉजिटिविस्ट्स का मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। ठीक है, देखिए जो भी आपके पास UPSC क्वेश्चन पूछता है दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर।
पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो ये मानते हैं कि जो नेचुरल साइंस की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है वो आपके पास सोशल साइंसेस के अंदर भी जो है वो रेप्लिकेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द हर्बर्ट स्पेंसर। हम जब क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म करते हैं तो मैं हर्बर्ट स्पेंसर की एक डेफिनेशन हमेशा लगवाता हूँ कि यह हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन है। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने देखा कि आपके पास जो एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आ चुका है, कि एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है कि आपके पास एक अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपने पास जो है वो डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलिज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब आपके पास अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनेलिज एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और सिर्फ क्रिएट ही नहीं करता, ये जो आपके पास ऑर्गन सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड भी रहता है। तो वो इसी एनालॉजी को लेके जाते हैं और सोसाइटी के अंदर धर देते हैं। तो उसके साथ आपके पास एक चीज़ बनती है सोशल एवोल्यूशन, और सोशल एवोल्यूशन बहुत हद तक जो है वो सही साबित होता है कि हमारी सोसाइटी भी ऐसी होती थी। पहले आपके पास हंटिंग गैदरिंग, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है, कोई आपके पास कोहेरेंस नहीं है। धीरे धीरे आपके पास जो है डिफरेंशिएशन और कोहेरेंस दोनों चीज़ें जो है वो बन जाती हैं। तो इसके साथ पहली बार एक पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या है कि जो आपके पास नेचुरल लॉज को जो लोग जो हैं वो आपके पास सोशल साइंसेस के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ऐसे जो है वो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे पॉजिटिविस्ट जो आपके पास लोग थे, उन्होंने ये एवोल्यूशनरी एरा के अंदर जो है वो राज किया है, ठीक है। तो आपके पास ये पॉजिटिविस्ट थे, इन्होंने अपना इंस्पिरेशन लिया डार्विन की थ्योरी से, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से, और उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो डार्विन की थ्योरी थी उसी को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बड़े स्केल के ऊपर जो है वो उस थ्योरी को जो है वो सोशो कल्चरल स्टडीज़ के अंदर जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके पास स्पेंसर हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अगस्त कॉम्ते हो गए, ठीक है, वो भी एक पॉजिटिविस्ट थे। फिर उसके बाद इमाइल डर्काइम आते हैं। तो आपके पास इन सब को जो है जब हम पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म, एंटी पॉजिटिविज्म की बात करेंगे, इन सब को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ईच वन ऑफ देम विल बी डिस्कस्ड, ठीक है, बिकॉज ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म। अब आगे चल के एंटी पॉजिटिविज्म भी पूछ लेंगे, ठीक है। सो द एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे वर इंस्पायर्ड बाय द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिविस्ट थे जिन्होंने सोसाइटी एंड कल्चर का एवोल्यूशन दिया। फिर धीरे धीरे आपके पास जो है इसको प्रूव करने के लिए या फिर इसका एनालिसिस निकालने के लिए बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, प्राइमरली जिसके अंदर आपके पास E.B. टायलर आते हैं और L.H. मॉर्गन आते हैं। इन्होंने कुछ जो है सबसे पहले जो है वो फील्ड वर्क जो है वो बनाए, फील्ड वर्क जो है वो लिखे, एथनोग्राफीज लिखी। तो आपके पास टायलर ने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पहला अपना फील्ड वर्क किया एनाहॉक के अंदर। एनाहॉक के अंदर जो है वो अपना फील्ड वर्क किया मैक्सिको के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ नोन एज द फील्ड वर्क ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ज़्यादा जो है वो आपके पास आर्कियोलॉजी के अंदर उन्होंने फील्ड वर्क करके उन्होंने जो है वो आपके पास एक कंसेप्ट दिया कल्चरल पैरेलल्स का, ठीक है। अगेन आपके पास वो काम कहाँ पे कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई कहाँ पे किया जा रहा है, आपके पास जो है वो मटेरियल कल्चर के ऊपर, आपके पास जो है वो कल्चर के अंदर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर अप्लाई किया जा रहा है। कल्चरल पैरेलल्स का जो है वो कंसेप्ट आ जाता है। फिर उसके बाद L.H. मॉर्गन असल में वकील थे, तो अपनी केसेस के सिलसिले में वो जो है वो इंडियंस के अंदर, अमेरिकन इंडियंस के अंदर जाते रहते थे। तो उन्होंने जो है वो उनके लीगल मैटर्स के ऊपर, अमेरिकन इंडियंस के लीगल मैटर्स के ऊपर जो है वो पहली एक एथनोग्राफी लिखी, द लीग ऑफ इरोकोज इन 1951, ठीक है। और इन्होंने अगेन एवोल्यूशनरी थीम के अराउंड इशारा किया, एवोल्यूशनरी थीम दी नहीं, इशारा किया इसके अंदर, द लीग ऑफ इरोकोज इन 1951, ठीक है। और लीगल मैटर्स के ऊपर ये जो है वो एक एथनोग्राफी लिखी गई। अगेन दी एथनोग्राफी इट वाज नॉट होलिस्टिक इन नेचर, कोई ज़्यादा होलिस्टिक एथनोग्राफी नहीं थी, ठीक है। तो आपके पास ये दो एथनोग्राफीज आती हैं
इसके क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म, नॉट कलेक्टिंग द फैक्ट्स इटसेल्फ बट रादर रिलाइंग अपॉन द ट्रैवल अकाउंट्स। बहुत बार इनके अंदर जो ये भी रहा कि ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में जो है वो इन्होंने रिलाई किया है, वहाँ से जो है वो रेफरेंसेस जो है लिखे गए हैं। जैसे आपके पास लीग ऑफ इरोकोज इंडियंस के अंदर, लीग ऑफ इरोकोज इंडियंस के अंदर बहुत सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के रेफरेंसेस जो है वो उसके अंदर लिखे। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ डाटा, डेटा जो था वो इनके पास काफ़ी कम था। ठीक है, डेटा जो है था वो बहुत बार इट वाज रेप्लिकेटेड, डुप्लीकेसी हो जाती की थी डेटा की। देयर वाज अ नीड टू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड डेटा अबाउट द कल्चरल फैक्ट्स। ये कीवर्ड है भाई, कल्चरल फैक्ट्स, क्योंकि पॉजिटिविज्म के अंदर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं। ठीक है, कल्चरल फैक्ट, कल्चरल, फॉर एग्जाम्पल द मैरिज इज कल्चरल फैक्ट, ये कल्चरल फैक्ट है। मैरिज इज नॉट अ सेरेमनी, सेरेमनी नहीं है। जब आप सेरेमनी बोलते हो इट कम्स सब्जेक्टिविटी, तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि सेरेमनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेरेमनी के अंदर इमोशंस आ गए। तो कल्चरल फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब तथ्य, शादी होती है, तथ्य है ये, कहीं पे भी चले जाओ शादी होगी, तथ्य है ये, फैक्ट है। तो ऐसे कल्चरल फैक्ट्स का फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करना है आपने। ठीक है, द न्यू ब्रीड ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट रादर देन रिलाइंग ऑन द ट्रैवलर अकाउंट, वो कहते थे कि वहाँ पे जाके रहो, आप फर्स्ट हैंड डेटा को कलेक्ट करो। ठीक है, एक बार आपके पास जो है वो देन आपके पास धीरे 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 जो आपके पास प्रॉपर जो थे एथनोग्राफीज और प्रॉपर जो आपके पास फील्ड वर्क्स थे वो जो है वो कंडक्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, फिर आपके पास थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं हम, 1990s के अंदर पहुंचते हैं। आपके पास इंग्लैंड और यूएसए के अंदर जो है एंथ्रोपोलॉजी स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो स्थापित करने वाले अगेन ईबी टायलर ही थे इंग्लैंड के अंदर, और फ्रांस बोआ थे यूएसए के अंदर। फिर आपके पास एक और इंसिडेंस आता है, एसी हेडॉन, वो जो है वो आपके पास कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन लेके जाते हैं टॉरेस स्ट्रेट में। ठीक है, तो दिस डेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टॉरेस स्ट्रेट के अंदर वो जो है वो आपके पास काफ़ी देर जाके वो रहते हैं। ठीक है, इंडिजिनस ट्राइब्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत डेटा जो है वो कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो ये स्थापित हो गया, एसी हेडोन ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने बच्चों को फील्ड वर्क के ऊपर जो है वो लेके जा सकती हैं। ठीक है, और इससे जो है वो एक चलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, कि आपके पास जो यूएसए के अंदर जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट्स थे उनको फंडिंग मिलना स्टार्ट हो गई, वो जो है वो अपने बच्चों को फील्ड वर्क वगैरह के ऊपर जो है उन्होंने ले जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जिसप का एक नॉर्थ पैसिफिक एक्सपीडिशन हुआ 1897, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एसी हेडॉन का एक्सपीडिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये एसी हेडॉन का एक्सपीडिशन, ये एग्जामिनर जो है वो आपसे उम्मीद रखेगा कि आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपके पास धीरे धीरे से जो है वो 1910 के बाद जो है वो आपके पास एक अच्छी बिगनिंग जो है वो फील्ड वर्क ट्रेडिशन को मिलती है। 1910 के बाद अच्छी बिगनिंग कैसे मिलती है कि आपके पास फील्ड वर्क ट्रेडिशन, फील्ड वर्क एक्सपीडिशन जो है वो जाने शुरू हो जाती हैं आपके पास अलग अलग रास्तों पे। ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादातर फील्ड वर्क एक्सपीडिशंस जो लीड की थी वो की थी फ्रांस बोआ ने। ठीक है, उन्होंने बहुत एक वाइड आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक स्कूल बनाया, जनरेट किया, जिन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो है वो आपके पास फील्ड वर्क एक्सपीडिशंस किए, जिसके अंदर आपके पास मार्गरेट मीड का नाम भी आता है, जिसके अंदर आपके पास क्रोबर का नाम भी आता है, जिसके अंदर आपके पास वाइजर का नाम भी आता है। ठीक है, और आपके पास एक फील्ड वर्कर आपके पास ब्रॉन्सा मरिनोस्की, वो आपके पास गए ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर, गए तो बहुत छोटे टाइम के लिए थे, लेकिन तब आपके पास जो है वो वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रेक हो जाती है, और वहाँ पे वो जो है वो 31 महीनों के लिए, 31 मंथ्स के लिए वहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रेक हो गई। आप न्यू गिनी के आइलैंड के अंदर हो,
तो कैसे आप जो है वो वापस अमेरिका जाओगे या फिर इंग्लैंड जाओगे? देयर वॉज नो वे आउट। ठीक है, तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं। एंड द सेफेस्ट प्लेस वॉज दैट, उस टाइम के ऊपर जापान नहीं जा सकते, वहाँ पे पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो वो 31 महीनों के लिए जो है वो आपके पास जो है काफ़ी वहीं पे टोब्रियन आइलैंडर्स के बीच में रहते हैं। ठीक है, सो ही कैरिड आउट अ पीस ऑफ एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। इंटेंसिव फील्ड वर्क अपने आप हो गया। 31 महीनों के लिए आप जो है वो एक छोटे से टापू में कुछ एबोरिजिनल लोगों के साथ फंस गए हो। तो उनकी डेली लाइफ को जो है वो प्रॉपरली अकाउंट करते हैं, उनकी इकोनॉमिक लाइफ को लिखते हैं, उनकी सोशल लाइफ को लिखते हैं, उनके अंदर जो कस्टम्स हैं उनको लिखते हैं, उनका जो नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने की वो कोशिश करते हैं। 1922 के अंदर उनका एक मास्टरपीस आता है, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। 1922 ही वही साल है जब आपके पास अंडमान आइलैंडर नामक एक और किताब आती है। अंडमान आइलैंडर नाम की एक और किताब आती है। ठीक है, अंडमान आइलैंडर विच इज़ रिटन बाय नन अदर देन रेडक्लिफ ब्राउन ने वो किताब लिखी। उसके अंदर वो बेसिकली अंडमान आइलैंडर्स के टैबूज़ के बारे में जो है लिखते हैं, उनके लॉज के बारे में जो है बहुत एक्सटेंसिवली लिखा जाता है। तो ये जो दो मेजर किताबें हैं ये आपके पास एक इंटेंसिव फील्ड वर्क ट्रेडिशन की जो है वो शुरुआत कर देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम मलिनोस्कीज अकाउंट हाउ द फील्ड वर्क शुड बी कैरिड आउट, तो वो जो है वो फील्ड वर्क के जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स को जो है वो लिखवाते हैं। वो कहते हैं कि फील्ड वर्क जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए और रिगरस होना चाहिए। रिगरस मतलब आप वहाँ पे रहोगे लंबे टाइम तक जो है वो आप उस नेटिव्स के अंदर जो है वो रहोगे। और चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक फील्ड वर्क आप जायज होने की। चार कौन सी आपके पास जो है रिक्वायरमेंट्स हैं? द फर्स्ट इज़ दैट आपको बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रहना है। दूसरा जो है वो आपको उनकी लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है वो बोलनी आनी चाहिए। तीसरा जो है वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन आप कंडक्ट करोगे। चौथी चीज़ है इन सब चीज़ों के बलबूते पे आप उनका नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप उनका जो है वो डॉक्यूमेंट करके लिखोगे। फिर उसके बाद 1960 ऑनवर्ड्स आपके पास जो है 1940 1950 ये जो है आपके पास एक ऐसा पीरियड आता है जब कलोनलाइजेशन जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। इम्पीरियलिज्म जो है वो आपके पास ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कलोनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आपके पास यूरोसेंट्रिक पावर्स, जब आपके पास यूरोसेंट्रिक पावर्स या फिर यूरोसेंट्रिक जो कल्चर है वो अपना दबदबा जो है वो इंडिजीनियस सिविलाइजेशंस के ऊपर, इंडिजीनियस कल्चर्स के ऊपर बना के रखा हुआ था उसने। ठीक है, तो आपके पास जो कॉलोनियल एरा का जो है वो एक अंत होना शुरू हो जाता है दुनिया भर में 1950s के अंदर, 1940s के अंदर, 1950s के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद 1960s के अंदर फील्ड वर्क जो है ग्लोबलाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फील्ड वर्क जो है वो और ज़्यादा जो है वो आपके पास इंटेंसिव हो जाता है। ठीक है, एक नए तरह का जो है वो आपके पास फील्ड वर्क जो है वो आ जाता है। और इसी फील्ड वर्क के अंदर एक आपके पास एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी या फिर एक्सपीरियंशियल फील्ड वर्क का या फिर कन्फ्लिक्ट फील्ड वर्क का जो है वो आपके पास एक जो है डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। मैं ज़्यादा फेमिनिस्ट फील्ड वर्क की बात नहीं करूँगा, कन्फ्लिक्ट फील्ड वर्क की बात नहीं करूँगा। तो ऐसे फील्ड वर्क की जानबूझ के मैं बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दे आर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, वो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन के अंदर जो है वो आती हैं चीज़ें। ठीक है, सो नाउ डेज द फील्ड वर्क इट इज़ नॉट ओनली इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, ये पीजेंट्स और अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो फील्ड वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी आपके पास अर्बन स्टडी, जैसे इंडिया के अंदर जो है वो है आपके पास गोल्ड की आपके पास एक स्टडी है रिक्शे वालाज के ऊपर। ठीक है, ग्लकमैन की स्टडी है, तो सिमिलरली पीजेंट स्टडीज़ हैं, वाइज़र की स्टडी है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो है वो आपके पास स्टडीज़ जो हैं वो इंडिया के अंदर भी मिल जाती हैं। तो वो सारे जो है 1960 में हम जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट देखेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे आपके पास अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इंडिया के अंदर
1960s 1970s के अंदर अपना जो है वो प्रभाव छोड़ता है। तो वो इसी की वजह से छोड़ता है क्योंकि 1960s के अंदर जो है वो पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो काफ़ी अपना जो है वो डेवलप अमेरिका के अंदर जो उसका डेवलपमेंट था वो हो रहा था। सो मैनी न्यू टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन वो जो है वो आपके पास डेवलप हो जाती हैं, जैसे स्टडी ऑफ कल्चर फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, इट इज़ अनदर टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। ये आपके पास जो था कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल वाले जो है वो इसको बनाते हैं। इन्फॉर्मेंट ओरिएंटेड ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वर ओरिएंटेड ट्रेडिशन। ऑब्जर्वर ओरिएंटेड ट्रेडिशन इट वाज मेड फ्रॉम द इंटरप्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट, तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी, ठीक है। और आपके पास इन्फॉर्मेंट ओरिएंटेड ट्रेडिशन इट इज़ नोन एज द एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी, इससे जो है एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी मिलती है, ठीक है। सो आपके पास एक साइकोलॉजिकल एथनोग्राफी फ्रॉम द कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल परस्पेक्टिव वो बनती है इससे, और फिर जो है वो आपके पास जो है वो इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी बन जाती है और एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी बनती है। सो पोस्ट 1960 आपके पास ये तीन तरह की जो है वो मेजर आपके पास जो है वो एथनोग्राफीज जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो है वो एक डेवलपमेंट जो है वो शुरू होता है, या फिर डेवलपमेंट जो है वो आपके पास होता है। सो नाउ इन द एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो एक किसी ने अगर सबसे बड़ा अपना वर्चस्व फैलाया हो या फिर इन्फ्लुएंस फैलाया हो वो होती है एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी। एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी कैसे बनती है, बिकॉज धीरे धीरे आपके पास जो फिनोमेनोलॉजी की जो फिलॉसफी के अंदर फिनोमेनोलॉजी का जो ट्रेडिशन है, एग्जिस्टेंशियलिज्म का ट्रेडिशन है, वो धीरे धीरे से आपके पास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके पास जो है वो गारफिंकल जो है वो अपनी थ्योरीज जो है वो बताना शुरू कर देते हैं। ही इज़ ऑल्सो एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट एंड फिनोमेनोलॉजी के अंदर गारफिंकलर, तो गारफिंकलर जो है वो अपनी चीज़ों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्मिथ जो है वो अपनी जो है वो चीज़ों को जो है वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास जो है मोस्ट एफिशिएंटली जो आपके पास हार्डिंगर है वो जो है वो अपने एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट को और फिनोमेनोलॉजिकल थॉट को जो है वो सामने रखना स्टार्ट कर देते हैं, और इन्हीं चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा, जैसे आपके पास टाइलर हो गए, जैसे आपके पास हेराल्ड कॉन्कलिन हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो उस फील्ड वर्क को अगर आप कुछ कॉग्निटिव साइंस के अंदर या फिर कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर या फिर आप जो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए वो कुछ रिक्वायरमेंट्स देते हैं। पहली रिक्वायरमेंट होती है इट शुड बी द इट शुड बी द इंटीमेट स्टडी। हैरल्ड कॉन्कलिन ने अपना जो फील्ड वर्क किया था जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स दी थी, इट वाज इन दी हनुनो ट्राइब ऑफ फिलीपींस। इन्होंने फिलीपींस के अंदर अपना फील्ड वर्क किया था, ठीक है। तो उस फील्ड वर्क के अंदर ये बताते हैं कि आपके पास एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जो है वो कम से कम नॉट लेस देन एनुअल साइकिल, ठीक है, कम से कम आपके पास जो है वो आप एक एनुअल साइकिल से कम जो है वो एक सोसाइटी के अंदर जो है नहीं रह सकते। उनका डायलेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज तो आप सीखोगे लेकिन उनका डायलेक्ट जो है वो भी पता होना चाहिए। एंड वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। मैंने जब हमने फिनोमेनोलॉजी के बारे में एक बात की थी उसके अंदर भी यही बताया था कि आपके पास जो है वो जो टेक्निक्स हैं इनकी बहुत अलग हैं, बहुत वाइड रेंज है। ट्राइड टेक्निक है, आपके पास क्वेश्चनेयर की भी अलग अलग टेक्निक्स हैं इनके पास, ठीक है। तो दोज टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो आप यूज़ करोगे ताकि आप नेटिव के एक्सपीरियंस को, यहाँ पे सिर्फ नेटिव के व्यू की बात नहीं है, यहाँ पे बात है नेटिव के एक्सपीरियंस को जानने की। अब व्यू का मतलब है आपका थॉट तो मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ, मुझे पता चल जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस कितना है, कितने पानी के अंदर हो आप, ठीक है, वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है। एक्सपीरियंस की बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कलर देख रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जलेबी खाई, मैंने उसका एक्सपीरियंस बताना है कि जलेबी कैसी है। तो मैं कैसे बताऊंगा जलेबी कैसी टेस्ट करती है? मैं कहूँगा जलेबी खा ले, पता चल जाएगा। लेकिन अब आपको खाने के बगैर जलेबी का एक्सपीरियंस बताना है आपने। एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी, आप अपना एक्सपीरियंस कैसे बताते हो लोगों को?
तो एक्सपीरियंस जानने के लिए हैरल्ड कनक्लिन कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स, नई टेक्निक्स का आपको जो है वो याद करना पड़ेगा, और वही इन लोगों ने किया। नई टेक्निक्स को इन्होंने जो है वो याद किया हुआ है, ठीक है। देन आपके पास जो है वो इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द न्यू टेक्निक्स, और पिछली टेक्निक्स का कम्बिनेशन बनाओ। वैसे जो है वो आप नई टेक्निक्स जो है वो अपनी एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी के अंदर जो है वो आप यूज़ करो। फिर उसके बाद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन सम ग्रुप एक्टिविटीज़, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर खुद पार्टिसिपेशन करो। जो पुराने सर्वेज हैं, पुराने डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनके ऊपर अपना रिलायंस छोड़ दो, कम कर दो उसको। जो पुरानी इंटरव्यूज़ हैं जो कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर ली गई हैं, उनको बंद कर दो, उसको पढ़ना नहीं है आपने, ख़त्म कर दो उन चीज़ों को, ठीक है। तो आप नॉन वर्बल बिहेवियर, जो लोगों का नॉन वर्बल बिहेवियर है, उसका एक नोट लो कि दिस इज़ द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द पीपल, दैट इज़ हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग सिम्बल्स एंड दो सिम्बल्स दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टन रिजल्ट्स, ठीक है। देखिए, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन और सिंबॉलिक एथनोग्राफी, हम सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अंदर हमने अप्रोचेज़ की थी सिंबॉलिज्म के अंदर, वही सेम अप्रोचेज़ आएंगी। टेक्निक्स के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक्निक्स जो हैं वो यही वाली आपके पास ज़्यादातर जो है वो जो इंटरव्यू टेक्निक है, या फिर मोस्ट एफिशिएंटली ऑब्जर्वेटरी टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाती है। ऑब्जर्वेशन दोनों तरह की, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके जो है द स्टडी ऑफ द कल्चर एट द डिस्टेंस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो तीनों एथनोग्राफीज जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ एक आपके पास चीज़ रह गई थी पिछली क्लास के अंदर, दैट आई इमेंसली रिग्रेट, कि आपके पास जो है वो टेक्निक्स मैं आपको जो है वो बताना भूल गया था, ठीक है। टेक्निक्स का जो है वो मैं आपको चार्ट दे दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ जो है वो मैं आपको जो है वो दे दूंगा, टेक्निक्स की पीडीएफ। Then the modern frame of work, it highlights the necessity of the theoretical and the methodological attention given to the ethnographic writing। ये भी जो है वो आपके पास कॉन्क्लिन कहते हैं कि एक जो है वो आपके पास प्रॉपर थ्योरी बनी होनी चाहिए, जैसे इन्होंने थ्योरीज बनाई हैं। सिमेंटिक एनालिसिस थ्योरी है आपके पास, ठीक है। आप पिछली क्लास के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हमने की थी। कंसेंसस थ्योरी है आपके पास, कॉन्सोनेंस थ्योरी है आपके पास, एमिकेटिक थ्योरी है आपके पास, ठीक है। ये सारी आपके पास थ्योरीज हैं, ओके। टेक्सोनॉमिकल थ्योरीज हैं आपके पास, तो दीज आर ऑल थ्योरीज। तो एक प्रॉपर थ्योरेटिकल और मैथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो फील्ड वर्क है वो डेवलप हुआ है, और फील्ड वर्क के साथ साथ आपके पास जो है वो एक एथनोग्राफी का भी जो है वो डेवलपमेंट होता रहा है, ठीक है। अब ये इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी तो हो चुकी है। तो इस एथनोग्राफी का जो है वो आपके पास एक चार्ट बना के, या तो मैं अगली क्लास के अंदर आपको बता दूंगा, या फिर जो है वो पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेजरली आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, कि आपके पास इथनोग्राफी कैसी बनी है, इथनोग्राफी में कैसा कैसा जो है वो फील्ड वर्क जो है किस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है फील्ड वर्क के, फील्ड वर्क ट्रेडिशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। द एथनोग्राफर शुड ऑब्जर्व द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर ओवर द लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक दिन आपने कोई एक बड़ा काम कर लिया तो उसको जो है उसके ऊपर पूरा उसने एक चैप्टर लिख दिया, नहीं। जो आप रिपीटेडली काम कर रहे हो उस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व करना है, क्योंकि रिपीटेडली काम कर रहे हो, ये क्या बन जाएगा, ये एक सोशल फैक्ट बन जाएगा। तो ऐसे सोशल फैक्ट्स को जो है वो आपने जो है वो लिखना है, ठीक है। सो द जॉब इट इज़ टू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ टिपिकल इन द सोसाइटी और इट इज़ हाईली पर्सनल। तो जो आपके पास टिपिकल सोसाइटल बिहेवियर्स हैं, जो कंक्रीट सोसाइटल बिहेवियर्स हैं, उनको जो है वो आपको लिखना है। द इंटरेस्ट शुड नॉट बी द इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी जो है वो आपके पास इंटरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस मेथड, ये जो आपके पास फील्ड वर्क है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंक्रीट स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। कंक्रीट का मतलब जो एक फैक्ट की तरह रोज़ाना हो रहा है, रोज़ाना या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हो रहा है। जैसे आपके पास जो था कुला रिंग, इट वाज अ कंक्रीट सोशल एक्टिविटी। कंक्रीट सोशल एक्टिविटी क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद पक्का होनी है, ठीक है।
स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंटेशन मतलब मलिनोस्की ने प्रॉपरली उसमें लिखा है सब कुछ कि आपके पास कितने बंदे कोला के अंदर जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिख रखी है। ठीक है। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुड स्टडी द एवरी डे लाइफ ऑफ द पीपल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है वो देखना है उसको। ठीक है। ज़्यादातर आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो विलेजेस वगैरह के अंदर रहते हैं और आपके पास जो है दे हैव नो अदर बिजनेस बट टू फॉलो द नेटिव्स लाइफ। ठीक है। उनका और कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो नेटिव की ज़िंदगी है, उनकी कस्टम्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, ट्रांजेक्शन ओवर एंड ओवर हर चीज़ को जो है वो आपके पास जो है वो उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। So there are several phenomena that cannot be recorded by questioning but have to be observed। तो उनके लिए वो सिर्फ वो इंटरव्यूज़ ना लें, लेकिन वो जो है वो ऑब्जर्वेशन, दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, दोनों तरह की वो जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन रखें। फॉर एग्जांपल मलिनोस्की। ठीक है। ये जो आपके पास ये चीज़ें हैं ना, नो अदर बिजनेस बट टू फॉलो द नेटिव लाइफ, दीज आर द सेइंग, ये आपके पास मलिनोस्की की इंटरव्यू में से चीज़ें उठाई हैं। ठीक है। फिर आपके पास जो है एग्जाम्पल गया है, मलिनोस्की का ही मैंने एग्जाम्पल लिखा है। मलिनोस्की इंक्लूड्स दिस लिस्ट ऑफ द रूटीन मैन्स वर्किंग डे एंड द डिटेल ऑफ द केयर ऑफ हिज बॉडी, की किस तरह से वो नहाता है, किस तरह से वो फूड प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से वो फूड को खाते हैं, विलेज फायर्स किस तरह से लेट होती हैं, पूरी सोशल लाइफ का उन्होंने जो है कच्चा चिट्ठा जो है वो लिख रखा है। ठीक है। सो दीज अकरेंसेज अकॉर्डिंग टू मलिनोस्की दे आर कॉल्ड द इम्प्रोडेलरेबिया ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है। विच नीड टू बी ऑब्जर्व्ड, देयर सटलनेस नीड्स टू बी मेटिकुलसली रिकॉर्डेड। उसकी सटलनेस को, उनके एटिकेट्स को। ठीक है। तो उनको अब देखो, एटिकेट्स को आप कैसे इंटरव्यू के ज़रिए थोड़ी ना रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए तो आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। तो उसके लिए आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को। ठीक है। सो दिस अकॉर्डिंग टू मलिनोस्की इट वाज द इम्पॉन्डरेबिलिया ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है। दीज आर द ऑब्जर्वेबल इंसिडेंट्स ऑफ द सोशल लाइफ। वी शुड नोट डाउन द एग्जैक्ट वर्ड्स, जो उन्होंने बोले हैं आपको उनको एग्जैक्टली लिखना है। कल हमने जो है वो किया था पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है। दीज एथनोग्राफिक स्टेटमेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स, नरेटिव्स, अटरेंसेज, आइटम्स ऑफ फोकलोर, मैजिकल फार्मूला, दे ऑल शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो इस चीज़ को जो है द कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू मलिनोस्की, इसको हम कहते हैं कॉर्पस इंस्क्रिप्शनिज्म अकॉर्डिंग टू मलिनोस्की। सो विच गाइड्स अस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटालिटी ऑफ पीपल। ठीक है। लोगों की मेंटालिटी के बारे में जो है वो पता चल जाता है। ठीक है। सो हर एक वर्ड को लिखना है, बिकॉज द लैंग्वेज इट इज़ द मिरर ऑफ द कल्चर। इसी तरह से आप जो है वो नेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो जान सकोगे। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, exemplify the development of fieldwork tradition in anthropology. Firstly, in the introduction, you will introduce what is the fieldwork tradition. Fieldwork tradition के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दी डिफरेंट टेक्निक्स आप उनको जो है वो ऑब्जर्व, आप उनको जो है रिकॉर्ड करने की जो है वो कोशिश करते हो। ठीक है। दिस इज़ नोन एज द फील्ड वर्क। इसको जो है वो हम फील्ड वर्क कहते हैं। ठीक है। बेसिकली गोइंग इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ दोज पीपल जिनको आप स्टडी करना चाहते हो, इसको जो है वो हम फील्ड वर्क कहते हैं। फील्ड वर्क ट्रेडिशन, अब आपके पास जो है वो आपके पास फील्ड वर्क ट्रेडिशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप अलग अलग फेजेस के अंदर अपनी बॉडी को जो है वो डिवाइड कर दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो फॉर्मेटिव पीरियड आएगा, जिसके अंदर आपके पास कौन है, आर्म्ड चेयर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो आपके पास जो है जैसे आपके पास फ्रेजर हो गए। फिर आपके पास जो है तो दूसरा पीरियड आता है, दैट इज़ द एवोल्यूशनरी पीरियड। इसके अंदर आपके पास अलग अलग एवोल्यूशनरीज जो हैं, जैसे आपके पास मॉर्गन हो गए, टाइलर हो गए, वो आ जाते हैं। तो वो आपके पास जो है एवोल्यूशनरी पीरियड आ जाता है। फिर आपके पास जो है वो नेचुरलिस्ट का पीरियड आता है,
जब आपके पास जो नेचुरलिस्ट हैं इट इज़ अबाउट 900s और अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 900, तो जो है वो आपके पास अलग अलग एक्सपीडिशन जो हैं वो करनी स्टार्ट कर देते हैं। नेचुरलिस्ट पीरियड के अंदर ही जो है वो इंग्लैंड के अंदर और आपके पास जो है यूएस के अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट बनना शुरू हो जाता है। और आपके पास दो अहम शख्सियतें जो है ईबी टायलर हैं और आपके पास जो बोआ है, फ्रांस बोआ जो है वो आपके पास जो है वो पावर के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है वो दोनों लोग जो हैं वो फेमस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी के बीच में आपके पास जो है वो हेडॉन की एक एक्सपीडिशन जाती है टॉरस स्ट्रेट के अंदर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास नॉर्थ पैसिफिक के अंदर भी जाती है। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बट हेडॉन की जो आपके पास टॉरस स्ट्रेट वाली एक्सपीडिशन है जिसके अंदर वो 1 साल रह के आते हैं, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद फंक्शनिस्ट का पीरियड आ जाता है। आपके पास जो 1910 का पीरियड है उसको हम फंक्शनिस्ट का पीरियड कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि जो आपके पास फंक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो धीरे धीरे से डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एज अ रिएक्शन टू द एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल और द डायक्रोनिक एनालिसिस दैट वाज गोइंग ऑन इन द एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपके पास मैं बात करूँ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की, वो भी डायक्रोनिकली बात कर रहे हैं। अगर मैं जो है वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलर फ्रांस बोआ की बात करता हूँ, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की बात करता हूँ, वो भी हिस्ट्री के अंदर खोए रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को का रिएक्शन प्रस्तुत करने के लिए धीरे धीरे आपके पास जो है वो एक फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसी के अंदर आप अलग से जो है वो फ्रांस बोआ को भी लिखना चाहते हो, यू कैन राइट, आपकी मर्ज़ी है। फिर आपके पास जो है 1922 के अंदर जो है लिखना ज़रूरी है कि आपके पास जो है मलिनोस्की की किताब आ जाती है। तो मलिनोस्की का एक 31 महीने का बहुत बड़ा जो इंटेंसिव फील्ड वर्क जो है वो आपके पास चलता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके पास जो है वो मलिनोस्की की डेथ होती है। डेथ होने के बाद उनकी जो है वो डायरी सामने आती है जिसमें ये पता चलता है कि मलिनोस्की तो खुद ही जो है वो आपके पास एथनोसेंट्रिक स्कूल वाले थे, एथनोसेंट्रिक थॉट्स वाले थे। फिर आजकल फिर आप मॉडर्न लाइफ के अंदर देखोगे 3 जो आपके पास विशेष मेथडोलॉजीज जो हैं वो आपके पास फील्ड वर्क के अंदर प्रेजेंट हैं। एक आपके पास जो है वो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, या फिर आपके पास जो है वो साइकोलॉजिकल एथनोग्राफी जो है वो हो रही है। दूसरी आपके पास दूसरे तरह का फील्ड वर्क या फिर दूसरे तरह की एथनोग्राफी, इट इज़ द इंटरप्रेटिव अप्रोच और द इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी और द इंटरप्रेटिव फील्ड वर्क, जो कि आपके पास किसने स्टार्ट किया था, क्लिफर्ड ग्रीट्स ने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आपके पास तीसरे तरह की हो रही है एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी। ठीक है, तो आपके पास एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी, तो फिर आप यू विल ट्राई टू ये आपके पास जो है वो डेवलपमेंट हो गया इसका। ठीक है, फिर आप कुछ फीचर्स लिखोगे कि मॉडर्न आपके पास जो फील्ड वर्क है उसके फीचर्स क्या हैं, कि फील्ड वर्क, और आप ये लिख सकते हो कि फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट क्या है। देन आप जो है इसका एक कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड वर्क, और इसी के साथ साथ एथनोग्राफी का भी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से जो है वो आपके पास एक फील्ड वर्क ट्रेडिशन का आप जो डेवलपमेंट है वो लिखोगे। सो प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन डाउन एंड सेंड इट इन हेयर। ठीक है, इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हो, और डाउनलोड दी O2IS अकेडमी, O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब वहाँ पे जो है वो आप इसको भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।